यह वीडियो क्लास 9 चैप्टर 9 फिजिक्स का है, जिसमें फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इज प्रोपोर्शनल द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वह फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार है। इसके बाद में इनिशियल मोमेंटम जो होगा उसको P1 ले लिया और P1 इक्वल हो जाएगा mu। u यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, जो m है m मास हो जाएगा किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट का। फाइनल मोमेंटम P2 को ले लिया तो इसका आ जाएगा mv या m बॉडी या ऑब्जेक्ट का जो मास है को रिप्रेजेंट करेगा और v फाइनल वेलोसिटी को दर्शाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होगा P2 माइनस P1। मतलब यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम है उसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्यों इनके बीच का जो टाइम रहेगा उससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना P2 माइनस P1 अपॉन T। तो P2 माइनस P1 अपॉन T इसी को कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसके बाद में इन्होंने बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो फोर्स के यह प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं F प्रोपोर्शनल। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, P2 माइनस P1 अपॉन T। F फोर्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल। अब P2 का मतलब होगा m v, जो मास हो गया ऑब्जेक्ट का, v वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ आ जाएगा माइनस P1 की जगह पर जो हम लिखेंगे mu आ जाएगा ऑब्जेक्ट का मास और इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट अपॉन में टाइम आ जाएगा। इसके बाद में F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ m को कॉमन निकाल देंगे तो इधर बचेगा v माइनस u अपॉन t। m कॉमन निकाल दिया, जो मास है दोनों से बाहर निकाल दिया, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में आ जाएगा t, टाइम से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो जो वैल्यू होती है v माइनस u m आ जाएगा और a, यहाँ जो a की वैल्यू रहेगी v माइनस u अपॉन t। ये वैल्यू हम निकाल लेंगे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये a इक्वल होता है a इक्वल v माइनस u अपॉन t।
तो यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी की जगह पर हमने a लिख दिया। अब इसको f प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो इक्वल लगाएंगे, इक्वल के एम ए के कांस्टेंट हो जाएगा और ए मॉस हो गया और ए हो जाएगा अपना एक्सीलरेशन। तो इस तरह से एफ इक्वल हो गया के एम ए। अब यहाँ के की वैल्यू देखते हैं। अगर 1 यूनिट फोर्स लेते हैं, 1 यूनिट फोर्स एफ के लिए, वन यूनिट फोर्स के लिए हो जाएगा यहाँ के इंटू, यहाँ पर भी मास 1 kg ले लेंगे तो 1 kg किलोग्राम इंटू, यहाँ पर एक्सीलरेशन 1 हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जो फोर्स आएगा, फोर्स 1 यूनिट है तो इस तरह से आएगा। यहाँ के की वैल्यू जो आएगी, वैल्यू ऑफ के इक्वल 1 हो जाएगी। जब यहाँ के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस यहाँ पर केवल अपना बचेगा एम ए। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इक्वल एम ए। एफ फोर्स हो गया, एम मास हो गया ऑब्जेक्ट का और ए एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। इसके बाद में आ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। तो किसी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा रिमेन्स कांस्टेंट, वह निश्चित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। तो इसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ m1 हो गया फर्स्ट बॉडी का मास और v1 हो गया फाइनल वेलोसिटी। यहाँ सेकेंड बॉडी का मास हो गया m2 और फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। यहाँ पर m1 मास हो गया फर्स्ट बॉडी का और u1 हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस मास सेकेंड बॉडी का और u2 इनिशियल वेलोसिटी। तो जो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट होगा वह इनिशियल के इक्वल होगा। कहने का मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। तो इस तरह से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कांस्टेंट रहता है। इसके बाद में आया बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी। कोई फोर्स जब किसी बॉडी पे डाला जाता है, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो यह मोशन की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है या चेंज नहीं लाता है अगर मोशन की पोजीशन में पहले से है। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में तो वह रेस्ट की पोजीशन में बना रहेगा। तो इस तरह का जो फोर्स डाला जाएगा बॉडी पर
उसको बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। इसके बाद में आता है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था कि यहाँ एक बॉडी हो गई अपनी ए, इस पर हमने फोर्स डाला तो अभी जो रेस्ट की पोजीशन में और फोर्स डालने के बाद में भी रेस्ट की पोजीशन में यह बॉडी बनी रही, इसलिए यहाँ पर डाला गया फोर्स बैलेंस्ड फोर्स के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स, द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जो फोर्स किसी बॉडी पर डाला जाता है चेंज इट्स स्टेट, तो वह उसकी स्टेट को या पोजीशन को चेंज कर देता है। अगर जो बॉडी मोशन की स्टेट में तो उसमें चेंज ला देगा, अथवा रेस्ट की पोजीशन या स्टेट में है तो उसमें परिवर्तन ला देगा, चेंजेस कर देगा। तो इस तरह का जो फोर्स होगा उसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए, और ए पर हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से अभी ये रेस्ट की पोजीशन में, और रेस्ट की पोजीशन से ये मोशन की पोजीशन में आ गया, तो जो डाला गया फोर्स होगा उस फोर्स को कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स डाला गया था तो रेस्ट की पोजीशन में ऑब्जेक्ट पहले से था और रेस्ट की पोजीशन में ही बना रहा, इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए यहाँ लगाया गया फोर्स बैलेंस फोर्स होगा, और यहाँ पर पोजीशन को या स्टेट को चेंज कर रहा है। अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो वो मोशन में चला जाएगा, और मोशन की पोजीशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से जो चेंज होगा तो जिस फोर्स के द्वारा, तो उसको अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।